हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल को जिसको पब्लिश किया गया है द यूरेशियन टाइम्स द्वारा, जहां पर यह बात लिखी गई है कि LCA-13 को इंडियन एयरफोर्स पर फोर्स किया गया था, जिसके लिए करीबन 28 कंसेशंस जो हैं वो देने पड़े थे इंडियन एयरफोर्स को। तो ये आर्टिकल जो है ये यूरेशियन टाइम्स के गेस्ट ऑथर द्वारा लिखा गया है, जो कि रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन TP श्रीवास्तवा हैं। तो इस आर्टिकल की जो पब्लिश डेट है वो मई 29, 2022 है, यानी कि काफ़ी नया आर्टिकल है। पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऐसा लगता है कि काफ़ी आउटडेटेड है। तो इस आर्टिकल में जो जो चीज़ें मेंशन्ड हैं उनको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे फैक्ट से, और कोशिश करेंगे कि जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाई जा रही है उस पर लगाम लगे। तो यहाँ पर बोल्ड में ये चीज़ लिखी है कि जो LCA-13 का पहला बैच है उसको इंडक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को फोर्सफुली 28 कंसेशंस जो हैं HAL को देने पड़े, ताकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर सके। और साथ में ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो LCA-13 के पायलट को ऐसा कोई कंसेशन नहीं देंगे जब वो कॉम्बैट में होंगे JF-17 और J-20s के साथ। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये जो ऑपेड है ये इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ने लिखा है। तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है ये समझ के परे है। JF-17 के साथ उन्होंने कॉम्बैट को कंपेयर किया, ये कंपैरिजन हो सकता है, पर आप J-20 से इस एयरक्राफ्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। LCA-13 इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर नहीं है, वहीं पर J-20 की बात करें तो ये पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, और दोनों ही डिफरेंट क्लास के फाइटर हैं। तो भले ही आप LCA-13 को उसकी कैपेबिलिटी की लिमिट्स तक ले जाएं, वो J-20 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर हैं। तो दोनों का जो कंपैरिजन है वो बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं JF-17 की। तो JF-17 के अगर आप ब्लॉक 1 वर्जन्स को देखेंगे तो जब उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया तो वो IOC स्टैंडर्ड के भी नीचे गए थे। ना उनमें प्रॉपर एयर टू एयर कैपेबिलिटी थी, ना उनका फ्लाई बाय वायर प्रॉपरली डेवलप हुआ था। बेसिक ग्राउंड अटैक एबिलिटी थी, टारगेटिंग पॉड तक अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप उस वर्जन से कंपेयर करेंगे तो LCA-13 IOC तो इससे काफ़ी ज़्यादा आगे था, और पाकिस्तान ने 13 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े नंबर में JF-17 ब्लॉक 1 जो है उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया, और सर्विस में रखते हुए ही इन एयरक्राफ्ट को प्रोग्रेसिवली अपग्रेड किया गया, पहले ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड में और अब ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट जो हैं वो सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो सेम चीज़ LCA-13 के साथ होगी। तो ऑलमोस्ट सारे FOC स्टैंडर्ड के जो LCA-13 हैं वो सर्विस में इंडक्ट होने वाले हैं, और जितने IOC वर्जन्स हैं उनको भी अब FOC स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो नंबर्स हैं वो समय पर ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो ये अच्छा तरीका है। और ऑलमोस्ट हर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट जो है वो ऐसे ही होता है, चाहे आप यहाँ पर F-16 की बात कर लें, F-14 की बात कर लें, MiG-29 की बात कर लें, J-10 की बात कर लें, हर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट ऐसा ही होता है। पहले उनके इनिशियल वर्जन्स आते हैं जो कि काफ़ी बेसिक से होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके एडवांस वर्जन्स जो हैं वो सर्विस में आते हैं, और जो पुराने एयरक्राफ्ट होते हैं उनको एडवांस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाता है। अगर हम शुरुआत से ही 13 Mark 1A का वेट करते तो 2024-25 से पहले LCA-13 जो है वो सर्विस में आ ही नहीं पाता। इवन अगर हम 13 Mark 1 FOC की बात करें तो ये हर मामले में JF-17 ब्लॉक 2 से बेटर है, और कई गुना बेटर है इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स और MiG-21 से। तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने JF-17 पर ज़्यादा भरोसा दिखाया, इसलिए आज उनके पास इतने बड़े नंबर में JF-17 सर्विस में मौजूद हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा भरोसा पहले दिखाया होता तो शायद MiG-21 आज रिटायर होते और तेजस Mark 1A जो है वो पहले ही आ गया होता। लेकिन अब एटीट्यूड चेंज हुआ है और इंडियन एयरफोर्स इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको मेंशन किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जो अभी का LCA वेरिएंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग स्क्वाड्रन में फ्लाई कर रहा है, उसे अभी तक फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिला है, यानी कि FOC नहीं मिला है। तो नंबर 45 स्क्वाड्रन के लिए ये बात सही है कि जो LCA-13 नंबर 45 स्क्वाड्रन में है उन्हें FOC सर्टिफिकेशन अभी नहीं मिला है, पर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 18 स्क्वाड्रन में FOC स्टैंडर्ड के जो LCA-13 हैं वो पहले से ही इंडक्ट हो रहे हैं, तो इन IOC वेरिएंट को FOC में अपग्रेड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई मेजर अपग्रेड नहीं है जिसमें बहुत समय लगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो अभी के LCA-13 हैं उनमें US एरो इंजन्स लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई ये समझने वाली बात है। G404 इंजन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल माने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट माने जाते हैं, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है।
तो LCA-33 की कैटेगरी में FA-50 फाइटर भी आता है जो कि साउथ कोरियन है और सेम इंजन को यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि 83 LCA-33 Mark 1A जो हैं वो 2030 तक ही पूरी तरीके से इंडक्ट हो पाएंगे। तो ये चीज़ सबको पता है कि जो LCA-33 Mark 1A है वो 2030 तक इंडक्ट होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा पहले इंडक्ट होते तो अच्छी बात थी, पर 2030 तक इंडक्ट होंगे, ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बाकी चौथा जो पॉइंट है वो ये है क्योंकि इंडिया कोई प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, स्मार्ट वेपन्स या एयर टू एयर मिसाइल अभी प्रोड्यूस नहीं करती, तो इम्पोर्टेड वेपन्स से LCA-33 प्लेटफॉर्म को मैच करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क होगा। तो PGM और स्मार्ट वेपन्स जो हैं वो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। एयर टू एयर मिसाइल जो है वो हमने पहले ही बना रखी है। अस्त्र Mark 1 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ पहले से ही सर्विस में है और फिलहाल के लिए इनका जो इंटीग्रेशन है वो LCA-33 के साथ चल रहा है। तो ये पॉइंट तो इनका पहला यही गलत हो गया। दूसरी चीज़, LCA-33 द्वारा पाइथन 5 क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया गया था। R-73 ये फायर कर ही सकता है। IDRB मिसाइल को भी इसके द्वारा फायर करके टेस्ट किया गया था। इसका ER वर्जन अवेलेबल है जो कि 100 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देता है, तो ये प्रॉपर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बाकी PGM की बात करें तो इसके द्वारा लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं वो फायर करे ही जा सकते हैं। हैमर की जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर चली रही है, तो कहीं से भी वेपन्स जो हैं वो इसका वीक पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट पूरी तरीके से गलत है। बाकी फ्यूचर के अगर प्लान्स को देखें तो जितने भी वेपन्स इंडिजिनसली डेवलप करे जाएंगे, जिसमें DRDO 100 जैसे बॉम्ब्स हो गए, वो भी इनसे इंटीग्रेट किए जाएंगे। बाकी SRAM का भी इंटीग्रेशन होना है, तो कहीं से भी वेपन्स को आप इस एयरक्राफ्ट का वीक पॉइंट नहीं बता सकते और बताना भी नहीं चाहिए। बाकी पांचवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोई भी नॉन इंटीग्रल ECM या फिर ECCM सूट जो है वो LCA-33 का नहीं है, यानी कि LCA-33 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की जो कैपेबिलिटी है इंटीग्रल, उसको लैक करता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को कैरी करते हैं और LCA-33 Mark 1A में वो प्रपोज किया गया है। इवन LCA-33 में भी जैमिंग पॉड्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, तो ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इवन JF-17 ब्लॉक 3 में भी ये इंटीग्रल कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप LCA-33 जैसे छोटे फाइटर में रफाल की कैपेबिलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ आपको एयरक्राफ्ट के अंदर ही मिल जाएगा। स्पेस लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन है। पॉड बेस्ड सिस्टम जो है वो यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी अगला पॉइंट ये है कि इंडिया के पास इंडिजिनस इंजन जो है वो 2030 से पहले नहीं आएगा, भले ही फ्रांस के साथ जो डील है वो बहुत जल्द ही फ्यूचर में साइन कर ली जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो करंट इंजन है वो फिलहाल के लिए काफ़ी डिसेंट है। बाकी नेवल तेजस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है, इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये कहीं से भी कोई फेलियर नहीं है। नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की है और LCA-33 जो है वो सिंगल इंजन फाइटर है, तो इस बात का तो कोई इशू बनता ही नहीं है। LCA-33 ने सक्सेसफुली कैरियर लैंडिंग और टेक ऑफ जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, तो तेजस नेवी ने अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर शो किया। हो सकता है फ्यूचर में नेवी LCA के नेवल वेरिएंट को एज अ लिफ्ट फाइटर देखे और अपनी सर्विस में कुछ नंबर में इंडक्ट करे एज अ ट्रेनर कम फाइटर, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल अगर हम अपनी बात को कंक्लूड करें तो ऐसा लगता है कि इस आर्टिकल में छोटी छोटी बातों को उठाकर काफ़ी बड़ा इशू बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो और ये आर्टिकल आपको मिसलीड ना कर पाए। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।